डंजन जल रही मोमबत्तियों से रोशन था, जो दीवारों और सीलिंग से लटक रही थीं। हॉर्न गार्गोइल्स अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे। स्टोन फ्लोर पर खून के धब्बे थे। पास ही किसी ने खून से लथपथ हाथ रख दिया था। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर रेंग रहा था, किसी बूढ़े आदमी को कोसते हुए, और यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कॉरिडोर में एक सांप रेंग रहा था। लड़का भौंगे चढ़ाकर सोच रहा था कि वो इतनी बेवकूफी वाली मौत नहीं मर सकता। इतनी बेवकूफ मौत उसके लायक नहीं थी। एक बड़ा सांप मुंह खोलकर लंबी जीभ बाहर निकालता है। युवक समझ गया कि आज उसकी मौत तय है। उम्र 38 में ही। वो सोच रहा था, आखिर कहां सब गलत हुआ। सांप ने अपने दांत दिखाए और शिकार पर झपटा। उसने दांत भींचे और माना कि यह सब शुरू हुआ था 15 साल पहले, 2025। शहर वाले डर गए जब रोशनी के खंभे बादलों को चीरकर जमीन पर गिरे। धरती पर जगह जगह टूम्स प्रकट हो गए। उनके साथ आया था भूकंप। इनमें रेलिक्स रखे हुए थे। लोगों ने इन्हें घेर लिया। ये पिरामिड्स जैसे टूम्स थे। एक टेबल पर सोने की नाइफ और पोशन की बोतल रखी थी। रेलिक्स ने दुनिया बदल दी, क्योंकि ये वही चीजें थीं जिनका जिक्र मिथ्स, लेजेंड्स और फेरी टेल्स में था। इनसे मालिक को अविश्वसनीय ताकत मिलती थी। एक आदमी ने तलवार से कार काट दी। लोग उस आदमी की पूजा करने लगे, जिसके हाथ में ईजिस था। धीरे धीरे अफवाहें फैल गईं कि रेलिक पाकर लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरस टूम के अंदर चल रहे थे। लोग मैजिकल आइटम्स की हंट करने लगे। जियान भी इस दौड़ में शामिल हुआ, भले ही देर से। उसके सामने एक ग्लोइंग क्यूब तैर रहा था। कुछ देर बाद उसने आर्कियोलॉजिकल रेलिक पा लिया, जो उसे सारे टूम्स का सही नॉलेज देता था। उसने क्यूब उठाया और हंस दिया। जैकपॉट हाथ लगा था। इसके दम पर वो अपनी बेकार जिंदगी खत्म करके नए सिरे से शुरू कर सकता था। लेकिन देर हो चुकी थी। मिलिट्री और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने लोग उसके सामने खड़े थे। दुनिया का नया ऑर्डर बन चुका था। जिन्होंने रेलिक्स हथिया लिए थे, वही सोसाइटी चला रहे थे। उसके पास चॉइस नहीं थी, बस उनके अधीन काम करना पड़ा। अपनी आर्कियोलॉजिकल एबिलिटीज के दम पर उसे एक बड़ी कॉरपोरेशन TKM में काम मिल गया। डायरेक्टर टून मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था और मदद का वादा कर रहा था, लेकिन काम बेहद कठिन था। स्मगलिंग, थेफ्ट, एस्पियोनाज। मुख्य काम टूम रॉबरी। प्रोटैगनिस्ट मिलिट्री से भाग रहा था। उसके बैग में चोरी के रेलिक्स चमक रहे थे। अपने सर्च स्किल्स की मदद से उसने फॉरबिडन टूम्स से आर्टिफैक्ट्स निकाले। वो खुद पर गर्व कर रहा था कि टूम रॉबर बनकर कितना कुछ हासिल किया। टून टेबल पर पड़े ट्रेजर्स देख मुस्कुराया। सालों बाद वही डायरेक्टर चोरी के रेलिक्स की वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। बाकी रॉबर्स जियान को शक की नजर से देखने लगे। बॉस जितना ताकतवर हुआ, वो उतना ही इंसल्ट झेलता गया। फिर भी वो काम करता रहा, क्योंकि सर्वाइवल का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसने कभी ऐसा अंत सोचा भी नहीं था। टून कुर्सी पर बैठा, उसकी तरफ इशारा किया। ये काम ट्रैप निकला। रॉबर्स को ऐसी जगह भेजा गया जो उनके लिए भी मौत का कुआं थी। टून स्मग मुस्कुराता रहा। स्नेक अब बॉडी के पास पहुंच चुका था। युवक ने पास पड़ा पत्थर उठाया और सांप के सिर पर फेंका। उसने ताना मारा कि क्या यह राक्षस उसे सच में खाना चाहता है, जबकि उसके सारे साथी पहले ही निगल चुका है। उसने कसम खाई कि वो इसे अंदर से चीर कर रख देगा। उसे डायरेक्टर याद आया। स्नेक ने मुंह खोला। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया कि क्या टून उसे GH बनने के बाद भी तड़पाना चाहता है। अचानक एक आवाज आई, चुप हो जाओ। स्नेक रुक गया और सिर उठाया। जियान ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? मॉन्स्टर भी मुड़ा। क्या तुम मुझे सच में सुन सकते हो? लड़के ने कहा, मैं कई दिनों से सुन रहा हूं। उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर सांप हटा दो और मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके पैर कट चुके थे। स्ट्रेंजर बोला, तुम ऐसे जिंदा नहीं रह सकते चाहे जितना चाहो। पसीना बहने लगा। लड़का बोला, ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल है। स्ट्रेंजर ने कहा, इतनी मेहनत, रेयर एबिलिटीज और रिसोर्सफुलनेस होने के बाद भी तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और नई एरा में एंटर नहीं कर पाए। स्नेक ने मुंह खोला। प्रोटैगनिस्ट गुर्राया, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा? स्नेक झपटने ही वाला था कि वो चिल्लाया, मैं डायरेक्टर को खत्म करके रहूंगा। वॉइस हंसी और बोली, इस हालत में तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां? सीलिंग से एक फ्लैश निकला। रेवन वहां प्रकट हुआ। वॉइस बोली, किसी चीज में बेस्ट बनो। ब्लू हेज ने कमरे को भर दिया। लड़का स्क्विंट करता रहा। ये क्या है? डिवाइन रेलिक? वो क्रो जैसा दिख रहा था। उसने नीचे देखा। उसके पैर सही थे। वो उठकर खड़ा हो गया। घाव गायब हो चुके थे। उसने हाथ देखे, चौंक गया। वो पीछे मुड़ा। लोग टेबल पर बैठे उसे देख रहे थे। येलो जैकेट पहना एक लड़का और पास खड़ी एक औरत। वो पुलिस स्टेशन में था। कंप्यूटर पर बैठा आदमी बोला, अभी क्या मड़बड़ा रहे थे? पर्सनल इन्फो दो, टाइम नहीं है। लड़का चेयर पर बैठ गया। पुलिस ने नाम पूछा। वो भौहें चढ़ाकर सोच रहा था, वो क्रो सपना था या हेलुसिनेशन? पुलिसमैन चिढ़कर बोला, जल्दी खत्म करो, घर जाना है। उसका कॉलीग हंसते हुए बोला, घर नहीं जा सकते, किस्मत ने रोका है। ये 2025 है।
लड़का दंग रह गया। उसने इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर देखा। आज जनवरी 1 2025 था। फ्रेकल्स वाला लड़का उसे घूर रहा था। जियंग को याद आया, यही लड़का था जिसने नशे में उससे झगड़ा किया और पुलिस तक मामला पहुंच गया। उसने मुट्ठी भींच ली। मैं 15 साल पीछे लौट आया हूं। क्रो की बातें याद आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सड़कों पर लोग चल रहे थे। अगर ये जनवरी 2025 है तो दुनिया अभी रेलिक्स के असर से करप्ट नहीं हुई। जेन्स हवा में तैर रहे थे। यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। डिवाइन रेलिक्स अभी अनटच पड़े थे। उसने सोचा, इस बार मैं सब रेलिक्स खुद हासिल करूंगा। उसने ग्रिन किया। नॉलेज और मेमोरीज से वो सारे टूम्स क्लीन कर सकता था। फिर सीन बदला। सड़क पर टेम्पल और ओबेलिस्क्स उगाए। दुनिया रेलिक्स की ताकत से भर चुकी थी। लेकिन आज वो 15 साल पीछे आ चुका था, मौत से ठीक पहले। यह उसकी सबसे बड़ी चांस थी। पुलिस स्टेशन में महिला हाथ कमर पर रखकर चिल्लाई, मेरे बेटे के ऑफेंडर इन्वेस्टिगेटर्स की बात क्यों नहीं सुन रहा? लड़का खुश होकर हाथ हिला रहा था। महिला बोली, अगर मेरा बेटा क्रिपल्ड हो गया तो कॉम्पेंसेशन दो या जेल जाओ। प्रोटैगनिस्ट ने भौंदे चढ़ाई। उसे याद था, यही लड़का पहले उससे लड़ाई करने आया था। यह सब प्लान्ड था। उसने झुककर माफी मांगी और कॉम्पेंसेशन कम करने को कहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। टेबल पर पिकैक्स और बेसिक टूल्स रखे थे। उसने सोचा, रेलिक्स कैसे पाऊंगा बिना टूल्स के? महिला गुस्से से चिल्लाई, क्यों इग्नोर कर रहे हो? सुनना सीखो। प्रोटैगनिस्ट की नीली आंखें चमकी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दंग रह गई। उसकी फाइटिंग स्किल्स और 15 साल का अनुभव अब भी इंटैक्ट था। उसने कहा, तुम्हारे बेटे ने पहले झगड़ा शुरू किया था और तुम बेवकूफ लग रही हो। लड़का गुस्से में मुक्का मारने आया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा, उसे जमीन पर गिराया और हाथ मरोड़ दिया। वो चीखा, दर्द हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का है। रेलिक्स के साइड इफेक्ट्स गायब थे। पुलिस चिल्लाया, पुलिस स्टेशन में लड़ाई मत करो। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ उठाकर कहा, मैं कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता ऑफिसर्स। ये तो बड़ी गलती कर दी। पैसे देने से अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना सोच लिया। प्रोटैगनिस्ट इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए, जब रेलिक्स आएंगे तब क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसी चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। लोग बार्स के पीछे बैठे थे और उसे यकीन था कि दुनिया केओस और लॉलेसनेस में डूब जाएगी। वॉन फर्श पर बैठा था, दीवार से टिककर। सामने जमीन पर पड़ा एक आदमी लेटा हुआ था। वो सोच रहा था, सिर्फ कॉम्बैट स्किल से काम नहीं चलेगा। आर्कियोलॉजिकल रेलिक ढूंढने का तरीका जल्दी ढूंढना होगा। अचानक पर्पल हेज सामने आया। उसकी आंखों के सामने लिखा आया, टूम रेडर। वो शॉक्ड रह गया। ये टेक्स्ट आया कहां से? उसने खुद को सिर पर मारा, सोचते हुए, शायद आंखें खराब हो गई हैं। फिर एक डिस्क्रिप्शन हवा में उभरा, पैथेटिक पिक पॉकेट जो एक फावड़ा तक यूज नहीं कर सकता। रॉबर उठ खड़ा हुआ और सोचा, यह जरूर रेलिक या क्रो का काम है। उसने सिर हिलाया और बड़बड़ाया, क्या क्रो मुझे देख रहा है? पर्पल विंडोज उसके चारों तरफ पॉप अप होने लगे। एक विंडो में लिखा था, बेसिक स्किल्स। अभी तक सिर्फ रिकनेसेंस था, जिससे 1 मीटर रेडियस तक ऑब्जर्व किया जा सकता था। विंडो देखकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से में कहा, सीरियसली? क्रो सोचता है मेरी लाइफ एक गेम है? ग्लो देखते ही उसने चारों तरफ देखा। फिर एक नया टास्क सामने आया, 4 बेसिक स्किल्स एक्टिवेट करो, तभी फुल फ्लेज टूम रॉबर बन पाओगे। पुलिसमैन बार्स के पास आया और बोला, चुप रहो, नॉइज मत करो। प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया, स्टेटस विंडोज सिर्फ वही देख सकता है। वो कॉर्नर में उदास होकर बैठा, सोचते हुए, अभी 1 मीटर तक सब कुछ डिटेल में देख सकता हूं, लेकिन यह स्किल आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स के इफेक्ट जैसा ही है। फिर उसने सोचा, अगर मेरी सारी पुरानी स्किल्स इसी मोड में है तो और भी स्किल्स अनलॉक हो सकती हैं। उसने ग्रिन किया, कन्वीनियंट है, रेलिक्स लेने की उतनी जरूरत भी नहीं। वो क्रो के इरादों पर शक करने लगा। सोचा, रेलिक्स कभी भी लोगों की हेल्प बिना प्राइस के नहीं करते। किसी ने उसका नाम पुकारा। बार्स के पीछे से एक आदमी हाथ हिलाता दिखा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उस आदमी ने कहा, यह स्कूल बॉय बड़ा ही हार्डेंड क्रिमिनल है। स्माइलिंग युंगू ने समझाया, इस स्कैमर के और भी विक्टिम्स हैं, मैं हैंडल कर लूंगा। जूलियन मुस्कुराया और अपने दोस्त को थैंक किया। डिटेक्टिव ने ऑर्फन होने के बाद उसे फैमिली जैसा ट्रीट किया था। आईब्रोज उठाते हुए डिटेक्टिव ने पूछा, थैंक किस लिए? प्रोटैगनिस्ट हंस पड़ा। 15 साल पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया था कि युंगू इतना यंग लगता था। सीरियस होकर उसने पूछा, कोई पैरानॉर्मल फिनोमेना या सुपरनैचुरल पावर्स की रिपोर्ट आई है? डिटेक्टिव हंस पड़ा, तू नशे में तो नहीं? वैसे मेरी वाइफ के पास जरूर सुपरनैचुरल पावर है, हर बार मेरा स्टैश ढूंढ लेती है। थीफ को समझ आ गया, अभी रेलिक्स के मालिकों की कोई खबर नहीं है। युंगू ने शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, घर जा, आराम कर। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तय किया, अब एक्ट करने का टाइम है। उसके पास स्किल्स का फायदा था,
प्लान सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी हाई थी। एली में जाते हुए जियान ने सोचा, मेन प्रॉब्लम है मनी की। बेस्ट रेलिक्स तो यूरोप और अमेरिका में मिलते हैं। सोचा, फ्लाइट का पैसा कहां से आएगा। तभी किसी ने नाम पुकारा। स्मर्किंग एक आदमी बोला, काम करने की बजाय इधर उधर घूम रहा है। पीछे फॉर्मल सूट्स पहने लोग खड़े थे। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड रह गया, इन्हें तो वो जानता था। स्माइल करते हुए उसने सोचा, सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। केंटी ने फ्राउन करके पूछा, सबॉर्डिनेट अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं किया? फिर उसने खुद को और अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस किया। थीफ को याद आया, ये वही आर्ट डीलर भाई बहन थे जिन्होंने आर्ट गैलरी खोली थी। हाई स्कूल के टाइम उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए बॉक्सेस उठाने का काम इनके लिए करता था। बॉस ने उस पर चिल्लाया, ये जॉब छोड़ने का सवाल ही नहीं। 25 तक उसे वही काम करना पड़ा। वो काम तो सबकी तरह करता था, पर रिस्पेक्ट जीरो। उसके साथ एक डॉग जैसा व्यवहार होता था। शॉर्ट लीज पर रखा जाता, सैलरी कटने की धमकी दी जाती। ब्लॉन्ड बॉस ने चिल्लाकर पूछा, क्यों चुप है? फिर उसने घूंसा मारा। प्रोटैगनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा, खींचा और जोर से मारा। बॉस का मुंह खून से भर गया और वो गिर पड़ा। गैंग मेंबर्स शॉक्ड रह गए। हुआन ने स्टर्नली बोला, बॉस को कह दो मैं अब उसके लिए काम नहीं करता। गैंग लीडर हंसा, थिंग्स विल ओनली गेट वर्स। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने ग्रिन किया और कहा, पहले मेरा सैलरी और सेवरेंस पे दो। गैंग स्टन्ड रह गए। बॉस ने फिर घूंसा चलाने की कोशिश की, पर प्रोटैगनिस्ट ने फेस पर पंच मारा। खून बहने लगा। उसने दुश्मन का सिर पकड़कर अपने घुटने से मारा। गैंग मेंबर्स घबरा गए। ब्लॉन्ड ने डरकर पूछा, यह हुआ क्या है? गैंग ने एक साथ अटैक किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने एल्बो और किक से उन्हें गिरा दिया। वो ग्रिन करके बोला, मुझे अपने पुराने कॉलीग्स पे तरस आ रहा है। जल्द ही लाइफ और भी मुश्किल होने वाली है। तभी केंट ने नाइफ निकाला। उसने कहा, हमने तुझे अडॉप्ट किया, रेज किया और तू हमें ही बिट्रे कर रहा है। नाइफ देखकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। ये तो रेलिक था। नाइफ की चमक से स्पार्क्स निकले। रेलिक से उसे लोगों के अंदर तक दिखने लगा, स्केलेटन्स और मसल्स की तरह। गैंग मेंबर्स ने अटैक किया, पर प्रोटैगनिस्ट का शरीर हवा जैसा डिसॉल्व होने लगा। अचानक वो सामने आया और उनके शोल्डर्स काट दिए। गैंग शॉक्ड रह गए। वो गायब हो गया था। प्रोटैगनिस्ट ने नाइफ दिखाकर कहा, अभी सिर्फ कट किया है, पैसा दो वरना और बुरा होगा। गैंग ने डरकर पैसा दे दिया। स्टार्स चमक रहे थे, सिटी की लाइट्स जल रही थी। दूसरी तरफ केंजो फोन पर चिल्ला रही थी। उसने पैसे और बुद्धा स्टैचू दोनों ले लिए। पॉन शॉप में अप्रेजर ने स्टैचू देखकर बोला, ये 50,000 से ज्यादा का नहीं है, घर की शेल्फ पर रखो बस। प्रोटैगनिस्ट ने आईब्रो उठाया। स्ट्रेंज, केंटी तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये मिलियंस की वैल्यू रखता हो। बुद्धा से पर्पल एनर्जी निकल रही थी। जियान ने अपनी भावों को उठाकर सरप्राइज में देखा जब उसके सामने एक नोटिस अपीयर हुआ। हवा में लटक रहा विंडो बोल रहा था कि स्टैचू के अंदर एक सस्पिशियस एंटिटी डिस्कवर हुई है, थैंक्स टू रिकॉनेसेंस स्किल। नोटिस को स्वाइप करने की कोशिश करते हुए लड़के को समझ आ गया कि बुद्धा के अंदर कुछ तो है। स्टैचू को हिलाते हुए और अजीब आवाज सुनके उसको पूरा यकीन हो गया कि कैंगपी को 50,000 वन के चीज की टेंशन नहीं होगी। दूसरे हाथ में चक्कू लेकर यंग मैन ने डिसाइड किया कि अंदर देखना ही पड़ेगा। इंपैक्ट से स्टैचू छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। एक रैंडम पासर बाय ने यह देखकर सरप्राइज में अपना मुंह खोल दिया। एक लिक्विड की बॉटल फ्लोर पर गिर गई। उसको उठाते हुए थीफ ने रियलाइज किया कि यह एक लिक्विड ड्रग है जो सिगरेट पर ड्रिप करके स्मोक किया जाता है। उसके पीछे एक आदमी ये सब देख रहा था। अपने आसपास देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये ड्रग काफी एक्सपेंसिव होगा और समझ गया कि कैंग टी अपनी लिविंग ड्रग ट्रैफिकिंग से कर रहा है। स्ट्रीट पर चलते हुए और बॉटल देखकर उसने अस्यूम किया कि उस आदमी के सारे एग्जिबिट्स ड्रग से भरे हुए हैं। फोन को कान पर लगाते हुए जियान ने अपने फ्रेंड को कॉल किया। एक ब्यूटीफुल सनसेट आ रहा था और ड्रग स्मगलिंग रिपोर्ट करने का रिवॉर्ड लगभग 100 मिलियन था। शाम हो रही थी, ऑफिस में लाइट्स ऑन थी और कोई प्रेसिडेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन वैसी नहीं है। पिटिफुल फ्राउन के साथ केंजू ने फोन पर कहा कि गुड्स रेडी नहीं है और उन्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए क्योंकि कोई उनको फॉलो कर रहा है। फोन से चिल्लाहट आई, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टर्न अवे होके अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि जल्दी कांटेक्ट करेगी। एक आदमी उसके पीछे बैठा था, फ्राउनिंग। उसने कर्स करते हुए बोला कि उसके पास सारा पैसा रखने का रीजन नहीं है।
पीछे कुछ सुन के केंजू ने पीछे देखा और अपने भाई को देखा। वुमन ने पूछा कि वो कहाँ है और क्या उन्होंने बुद्धा वापस किया। केंटी हैंडकफ्स में था। 2 ऑफिसर्स उसके पीछे खड़े थे। बैटर्ड फेस वाले आदमी ने कहा कि सिचुएशन और वर्स नहीं हो सकती। लड़की ने पूछा क्या हुआ और स्वेट कवर्ड फेस के साथ युंगू ने अपना आईडी दिखाते हुए एक्सप्लेन किया कि इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का रिपोर्ट है। केजू ने अपने आर्म स्प्रेड करते हुए कहा कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो आर्ट ट्रेड करते हैं, बैग में बॉटल पकड़ते हुए। डिटेक्टिव ने स्माइल करते हुए कहा कि उनके पास एविडेंस है और ये फनी है कि सीआरआई क्रायल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। उसने बोला कि ये सिर्फ शुरुआत है और पूछा कि बाकी ड्रग्स वेयरहाउस में हैं क्या। वुमन ने डिस्प्लेजर में अपनी टीथ ग्रिट की, लोअर लिप बाइट की और सोचा कि पुलिस को वेयरहाउस के बारे में पता चल गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हर वेयरहाउस का अपना एक्सेस कोड है। हैंड्स ऑन हिप्स रखते हुए गर्ल ने कहा कि इनोसेंट लोगों पर फॉल्स एक्यूजेशंस मत लगाओ जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो। फ्राउनिंग, केजू ने कहा कि पुलिस का भी राइट नहीं है किसी के बिजनेस में इंटरफेयर करने का। प्रिजनर के आंसू निकल आए। यू के रेडियो से आवाज आई कि ख्वान आर्ट गैलरी के सारे 600 एग्जिबिट्स में ड्रग्स मिल गए हैं। पुलिसमैन ने क्रिमिनल को हैंडकफ किया। वुमन ने मेनेसिंगली फ्राउन किया और पूछा कैसे स्टोरेज रूम्स खोले अगर हर एक का अलग पासवर्ड था। स्माइलिंग, डिटेक्टिव ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि उनके पास अपने मेथड्स हैं और किसी ने इनसाइड से कोऑपरेट किया। प्रोटैगनिस्ट वेयरहाउस में पुलिस के बाद एंटर हुआ। एम्प्लॉय ने अपनी उंगली पॉइंट की और कहा कि यह रूम क्लोज्ड है। जूलियन ने पीछे देखा और डोर के पास अप्रोच करते हुए पासवर्ड एंटर किया। पीछे खड़ा आदमी पूछा कि कैसे सब डोर्स ओपन किए। लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि उसकी मेमोरी फिनोमिनल है और वही उसका टैलेंट है, इसलिए केंजू ने एम्प्लॉय का यूज करना चाहा। एक यंग मैन वर्क क्लोथ्स में बॉक्स पकड़ के खड़ा था। शुरुआत में काम करना हार्ड था क्योंकि वेयरहाउसेस के पासवर्ड्स अलग थे। तब सस्पिशियस नहीं लगा पर अनोइंग था। एम्प्लॉय ने पेपर उठाया और सब पासवर्ड्स याद किए। फेस पे ग्रिन आ गया। उसने सोचा कि कभी काम आएगी नहीं। पुलिस कॉन्फिडेंट होकर वेयरहाउस एंटर हुई। आईब्रोज निट करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। पुलिस को देखते हुए ग्रिन करते हुए जियन ने डिसाइड किया कि वो रेलिक्स हंट स्टार्ट कर सकता है जब रिवॉर्ड मिलेगा। बॉटल हाथ में लेते ही ऑफिसर ने रियलाइज कि यहां ड्रग्स है। उसके कॉलीग ने कहा कि डीलर्स काफी ओवर कॉन्फिडेंट है। स्माइलिंग ऑफिसर ने कहा कि स्टूडेंट ने सही किया। आईज क्लोज करते हुए लड़का बोला कि हेल्प करके खुशी हुई। उसने पुलिस से एक फेवर मांगा। आदमी सरप्राइज में देख रहा था। हाजू ने चिल्लाकर कहा कि इसमें पॉइंट नहीं है और उसको रिलीज कर दो। पुलिस जब उसके आर्म्स पकड़ रहे थे, यांगू ने फोन उठाया जब फ्रेंड ने कॉल किया और रिक्वेस्ट सुना। डिटेक्टिव की रिक्वेस्ट सुनके वुमन ने टीथ क्लेंच्ड और फोन रिसीव किया। आदमी ने फोन दिया और कहा कि असिस्टेंट कुछ बताना चाहता है। लड़के ने कहा कि उनको बेटर ट्रीट करना चाहिए था। बॉस ने डिस्प्लेजर में आईज नैरो की। फॉर्मर एम्प्लॉई ने कहा कि वेजेस टाइम पर पे करनी चाहिए थी। माउथ वाइड ओपन, किंजू ने पूछा क्या ये सब उसकी वजह से हुआ। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करते हुए समझाया कि वेयरहाउसेस के पासवर्ड्स ज्यादातर चेंज करते रहना चाहिए था। वुमन ने एंगर में ब्राउज फरो किए और पुलिस के हाथों से फ्री होने की कोशिश की, चिल्लाती हुई कि वो अनग्रेटफुल एम्प्लॉई को मार देगी। नाइट गिर चुकी थी। कुछ विंडोज लिट थे। जियन स्ट्रीट पर वॉक करते हुए सोच रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैसेज का साउंड आया। फोन निकाला। स्क्रीन पे मैसेजेस यंग वू के थे जो अपने फ्रेंड को प्रेज कर रहा था और बोला कि जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा इन्वेस्टिगेशन हेल्प करने के लिए। स्माइलिंग लड़का ने मैसेजेस रीड किए और सोचा कि फ्रेंड हमेशा केयर करता है। फोन रखकर स्ट्रीट पर वॉक कंटिन्यू की। यंग मैन ने डिसाइड किया कि वो स्टार्टअप कैपिटल लेगा और टूम सर्च कर पाएगा, फिर फ्रेंड को वरी नहीं करना पड़ेगा। फ्राउनिंग, उसने टून का फेस इमेजिन किया और प्रॉमिस किया कि डील करेगा। सडनली रॉबर के आईज वाइड हुए। लड़का हिल पे खड़ा था और आगे देखा। ह्यूज सैंड माउंटेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कवर कर रहा था। मेन कैरेक्टर ने पूछा कि उसका घर कहाँ गया। ह्यूज टूम्ब पूरी नेबरहुड के जगह अपीयर हो गया। वुमेन टीयर्स बर्स्ट करते हुए समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। 2 आदमी क्वारल करने लगे। एक गर्ल चाइल्ड अपनी आर्म्स में पकड़ के नेबर्स से बोला चिल्लाओ मत।
एक रेजिडेंट बोला, कैसे नहीं चिल्लाया जा सकता ऐसे सिचुएशन में। ओल्ड मैन फ्राउंड और पूछा, एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म आदमी हाथ उठा के बोला, सब काम हो जाओ। यंग मैन क्राउड के बीच से वॉक करते हुए सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। सोचा ये लोग अंडरस्टैंडेबल है, पर ऐसे सिचुएशंस और फ्रीक्वेंट होंगी जब तक वर्ल्ड केओस में नहीं गिरता। प्रोटैगनिस्ट को याद आया लास्ट टाइम कैसे हुआ। केंटी ब्लॉन्ड के पास स्मोकिंग करते वक्त वर्किंग डे के फोन इन्फो मिली, लेकिन घर वापस आके जियान ने कुछ अनयूजुअल नहीं देखा। रेजिडेंशियल विंडोज लाइट्स ऑन थी और सैंड नहीं था। आईब्राउज रेस करके साई किया, रिलीफ मिला। मतलब कोई टोम्ब को कुछ आवर्स में क्लियर कर चुका। पैनिक में लोगों को देख के सोचा कि वो क्राउड में है और उसको रेलिक तक नहीं पहुंचने देना। किसी ने मिलिट्री से बोला, शूट मत करो। यंग मैन पीछे देखा। कैमोफ्लाज सोल्जर ने मशीन गन अनार्म्ड आदमी पे पॉइंट किया। थीक ने रिकॉग्नाइज किया, नेबर है ये। सोल्जर फ्राउंड और लाउडली सिविलियंस को बोला, शट अप, पैनिक मत करो, वही रहो। प्रोटैगनिस्ट ने उसको चिन पे किक किया। सोल्जर गिर गया। लोग शॉक में माउथ खोल दिए। किम सरप्राइज में फ्रेंड को देखा। जियान ने पूछा, सोल्जर को कैसे इतनी हिम्मत मिली मशीन गन वेव करने की। स्माइलिंग, उसने नेबर से कहा, लॉन्ग टाइम नहीं मिले। आदमी कंफ्यूज्ड, रिसेंटली ही मिले थे। सोल्जर उठा, हेड क्लच किया। पीछे खड़ा गाय पूछा, एवरीथिंग ओके? सोल्जर ने चिन वाइप किया और अपोलोजाइज किया, नहीं पता क्या हुआ। स्वेट ड्रॉप फेस पे गिर रही थी। हैंड्स ऑन हिप्स, यंग मैन पूछा, आर्म्ड फोर्सेस कैसे आए इतनी जल्दी? कंसर्न्ड की मिलिट्री टूम्स के बारे में जानती है क्या? सैनिक ने डरते हुए कहा कि उनके साथ कई साइंटिस्ट्स भी आए हैं जो सब कुछ अच्छे से जानते हैं, इसलिए सब कुछ परफेक्टली होगा। हालात अब थोड़े साफ होते दिखे तो चोर मुस्कुराया और सिपाही का सच बताने के लिए शुक्रिया किया। आदमी ने सिर खुजलाया, फिर पलटकर हाथ हिलाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। सैनिक ने भी उसका धन्यवाद किया। किम ने भौहें चढ़ाईं और पूछा कि उसके दोस्त को कुछ पता चला क्या। मुख्य किरदार ने ना में सिर हिलाया और कहा कि अब बस इंतजार ही कर सकते हैं। उसका साथी ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन तब तक वो जा चुका था। किम ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा कि आज उसका पड़ोसी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। मकबरे के पास अब बस कुछ ही लोग बचे थे। लड़की सिपाहियों को बात करते हुए देख रही थी। उसने फोन कान पर लगाया और कहा कि सारी जानकारी दोबारा चेक कर लो, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट को तो अब तक कुछ पता चल जाना चाहिए था। फोन के उस पार से जवाब आया, कोरियंस को कुछ भी पता नहीं। लड़की ने चारों तरफ देखा और कहा, अजीब है, जब हर जगह सोल्जर्स हैं। उसकी मुस्कान हल्की सी थी जब दूसरी तरफ से आवाज आई, सब कंट्रोल में है, बस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करो और टूम का जिक्र मत करना, ये जानकारी स्ट्रिक्टली क्लासिफाइड है। फोन पर मौजूद आदमी ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। चलते हुए लिंडा ने कहा, सब कुछ ठीक है, डायनामाइट सक्सेसफुली लग चुका है, हम बहुत जल्द फैसिलिटी में घुस सकते हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। आवाज ने कहा, प्रोटोकॉल फॉलो करते रहो, कोई गलती मत करना, हर रेलिक को सेफ एंड साउंड पहुंचाना जरूरी है। उसी वक्त एक कर्ली हेड आदमी उसके पास आया और बोला, हाय देयर। अबे मुस्कुराया और कहा, न्यू वर्ल्ड के फायदे सिर्फ अमेरिकन ही नहीं उठाएंगे। आदमी ने आंखें सिकोड़ लीं, तो CIA हमसे पहले यहां पहुंच गई। लिंडा ने उसे शक भरी नजरों से देखा और दांत भींचते हुए बोली, अनलाइक जापानीज, हम रेलिक साइंस के लिए निकालते हैं ताकि पूरी दुनिया उसका फायदा उठा सके। ए भैसा, अगर अमेरिकन रेलिक्स किसी को पास नहीं आने देंगे तो ये पूरा ड्रामा किस लिए? लड़की बोली, तुम इतने श्योर कैसे हो? वो मुस्कुराया, बस बेकार बातें छोड़ो और आर्टिफैक्ट की तरफ चलो। लिंडा बोली, गुड लक देन। कोने से ये सब देखते हुए मुख्य किरदार समझ गया कि दोनों CIA और जापान के प्रतिनिधि हैं। आबे मुस्कुराया जबकि लिंडा अब भी शक में थी। शहर के बीच में रेत का पहाड़ खड़ा था जिस पर इंसानों के चेहरे खुदे हुए थे। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे टूम्स अचानक उभर आए थे, लेकिन उनकी असली प्रकृति किसी को समझ नहीं आई थी। शुरुआत में सिर्फ कुछ ताकतवर देश इन रहस्यमयी खजानों की दौड़ में उतरे। अमेरिका और जापान उनमें सबसे आगे थे। लोगों ने एक बॉक्स खोला, अंदर से सोने की मूर्ति निकली। दोनों देशों की सरकारों ने एक्सकवेशन और रेलिक एक्सट्रैक्शन के लिए खास टीमें बना ली थी। जियान ने कोने से झांककर सोचा, इस बार ये रेलिक मेरा होगा। लड़की आगे बढ़ी, कुछ कहा, और जियान ने तय किया कि उनके झगड़े का फायदा उठाकर वो रेलिक हासिल करेगा ताकि खुद भी ब्लास्ट में न फंसे। मुस्कुराते हुए उसने मन में कहा, इन एजेंट्स का तो कोई चांस ही नहीं। उसने कदम आगे बढ़ाया और तभी उसके पैरों के नीचे अजीब सिंबल्स चमकने लगे। वो मुस्कुराया, ये रेलिक्स भी जैसे जिंदा हों, ध्यान और पहचान की भूखी। जमीन पर चमकते ग्लिफ्स देखकर लोग डर गए। किसी ने पूछा, ये यहां आया कैसे? एक औरत बोली, ये सारा मिस्टिसिज्म मुझे डराता है। जो लोग ग्लिफ्स पढ़ सकते थे वे टूम के ट्रैप्स, पैसेजेस और सीक्रेट्स के बारे में जरूरी जानकारी निकाल सकते थे। जियान ने सिंबल्स को छुआ और मन ही मन मुस्कुराया, मैं उन लोगों में नहीं जो इन्हें पढ़ नहीं सकते।
जैसे ही उसने एंट्रेंस पाया, उसकी आंखों के सामने तेज पर्पल रोशनी चमकी। हवा में विंडोज तैरने लगी। न्यू टाइटल अनलॉक्ड, न्यू स्किल गेन्ड। अब उसे एक नया स्किल मिला, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिससे वो एंशिएंट लैंग्वेजेस और ग्लिफ्स को डिसाइफर कर सकता था। वो मुस्कुराया, नॉट बैड, और बाकी नोटिफिकेशंस हटाने के लिए हाथ लहराया। पास से गुजर रहे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो हवा में बात कर रहा हो। शहर के बीच से नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक कॉलम पर भी सिंबल्स खुदे थे जो हल्की रोशनी दे रहे थे। जेब में हाथ डाले वो बोला, परफेक्ट, यही जगह है। फिर मुस्कुराकर बोला, टाइम फॉर अ टूम रॉबर टू वर्क। उसने नाइफ घुमाई और कॉलम में चुभो दी। हायरोग्लिफ्स और तेज चमकने लगे। पूरा शहर एक तेज फ्लैश से रोशन हो गया। जियान ने नाइफ पकड़कर खुद को तैयार किया। लेट्स एंटर द टूम्ब। ग्लिफ्स चमक रहे थे और तभी एक नोटिफिकेशन उभरा, अननोन क्रीचर अप्रोचिंग। जमीन फटने लगी और वहां से तेज रोशनी का खंभा आसमान तक उठा। अबे और बाकी एजेंट्स हैरान रह गए। अबे ने हाथ फैलाकर पूछा, वेयर इज दैट लाइट कमिंग फ्रॉम? एक ब्लॉन्ड आदमी दौड़ता हुआ आया, किसी ने टूम खोल दिया है। जापानीज आदमी भागा और लिंडा ने पीछे से चिल्लाया, वेयर यू गोइंग? आबे ने सोल्जर्स को आदेश दिया, नियर बाय एरियाज इवैक्यूएट करो, एनर्जी सर्ज आ सकता है। एजेंट्स दौड़ते हुए लाइट की ओर बढ़े। लिंडा ने कहा, वी माइट नीड बैकअप। आबे ने जवाब दिया, दे विल जस्ट गेट इन द वे। जब वे होल तक पहुंचे तो नीचे से तेज रोशनी उठ रही थी। आबे नीचे झांककर बोला, कुछ दिख नहीं रहा, लाइट बहुत तेज है। लिंडा ने एक पत्थर नीचे फेंका। कुछ देर बाद पानी की आवाज आई। आबे ने कहा, नीचे पानी है, लड़की बोली, और गहराई काफी ज्यादा लगती है। इतना सुनते ही आबे कूद गया। लड़की ने डरकर पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? इधर जियान केव के अंदर गहराई में उतर चुका था। पास ही नदी बह रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई। वो रुका और महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने लाइटर जलाया और ग्लिफ्स को रोशन किया। चलो थोड़ा खेलते हैं। उसके सामने पहला टेस्ट था। गुफा की दीवारें सिंबल से भरी थीं। आबे किनारे पर चढ़ा। उग, क्या भयानक स्मेल है। लिंडा भी नीचे उतरी। मैं तुम्हें वार्न करने ही वाली थी। तभी कुछ आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई। वेयर इज दैट साउंड कमिंग फ्रॉम? आबे ने आंखें सिकोड़कर कहा, समथिंग्स कमिंग। अचानक गुफा की गहराई से पानी का भयंकर बहाव फूटा। दोनों भागने लगे, पर समझ नहीं पाए कि इतना पानी आया कहां से। लहर ने उन्हें बहा दिया। लिंडा पानी में डूब गई। आबे ने हाथ ऊपर उठाया, सांस लेने की कोशिश करते हुए। वहीं जियान आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसने देखा, सामने नीले पारदर्शी पानी वाला ग्रोटो था। उसने नाइफ देखा और मुस्कुराया, गुड आई ब्रॉट दिस। फिर उसने नाइफ पानी में फेंक दी। पानी में लहरें उठीं और फिर अचानक एक विशाल सफेद सांप ऊपर उठा। उसके मुंह से आवाज आई, तेरा ब्लेड खोया नहीं। सांप के मुंह में 2 नाइफ्स थे, सोना या चांदी, बता कौन तेरा है? जीन ने भौहें उठाईं, अच्छा ये वही कहानी है, 2 एक्सेस वाला टूम्ब। उसे फेबल याद आई, द वुड कटर एंड मर्क्यूरी। वो बोला, इनमें से कोई भी मेरा नहीं। सांप ने मुंह बंद कर लिया। तो ये वाला कैसा? तीसरा नाइफ उभरा। जियान ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, लेट मी टेक अ क्लोजर लुक। जैसे ही उसने नाइफ पकड़ा, उसने सांप का मुंह काट दिया। सांप दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर गया। आवाज आई, तूने ये क्यों किया? तू तो जीत ही रहा था। जियान बोला, रेलिक हंटिंग का पहला रूल है, कभी उन पर भरोसा मत करो। वो बोला, रेलिक्स प्योर ईविल हैं, कौन गारंटी देगा कि इनाम खुद एक कर्स ना हो? सांप ने जीभ बाहर निकाली। तू इतना जानता कैसे है? जियान ने धीरे से कहा, इतना जानता हूं जितना चाहिए। उसने नाइफ गहराई तक चुभो दिया। बिजली सी चमक उठी। सांप दर्द से चिल्लाया, मसी। जियान बोला, अब दर्द हो रहा है, और उसे और तड़पाया। नाइफ पूरी तरह धंस गई। वो मुस्कुराया, रेलिक पर कंट्रोल पाना आसान नहीं। आवाज आई, बस कर, खत्म कर दे। वो बोला, रेलिक चाहिए तो उसकी विल तोड़नी पड़ती है। सांप के शरीर से चमकदार बिजली निकली। वो दर्द से मरोड़ा खा गया। जियान ने कहा, यह है असली नतीजा। अब उसके सामने एक पेडिस्टल था जिस पर तलवार रखी थी। वो जानता था कि रेलिक पाना सिर्फ टेस्ट पास करना नहीं होता, उससे रिश्ता बनाना पड़ता है। उसने तलवार उठाई। अब तू मेरी है। रेलिक्स के साथ कनेक्शन आसान नहीं होता। ज्यादातर रेलिक्स इंसानों से नफरत करते हैं। कई आर्टिफैक्ट्स अपने मालिकों को कर्स, डिजीज या मैडनेस दे देते हैं। कुछ लकी लोग होते हैं जो ऐसे इफेक्ट से बच जाते हैं। जियान ने सोचा, काइंडनेस से नहीं, ताकत से दोस्ती करनी पड़ती है। उसने नाइफ और गहराई तक घुसाया। रेलिक की आवाज कांप उठी, रहम कर। जियान बोला, देरी हो गई, अब बस सबमिशन। एक तेज बिजली उसके चारों तरफ गिरी। सांप की आंखें पीली चमकी। क्या तू सोचता है मैं तेरी सेवा करूंगी? जियान हंसा, अब तेरा चॉइस खत्म हो चुका है। फ्रेंडशिप मतलब एक हेल्दी रिश्ता, एक इंसान और एक रेलिक के बीच। आदमी ने चमकती तलवार के सामने दोनों हाथ फैलाए।
दूसरा तरीका था डोमिनेंस, यानी आर्टिफैक्ट पर कड़ा अधिकार, उसकी सख्त सबमिशन। आदमी ने तलवार अपने सामने पकड़ ली, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तीसरा तरीका था कंपैटिबिलिटी, सबसे मजबूत बॉन्ड जो कॉमन आइडियाज और इंटरेस्ट से बनते हैं। इसका एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है म्यूजिशियन और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिश्ता। आदमी ने एक सिरिंज पकड़ा, एक औरत एफएल बजा रही थी, एक छोटी लड़की ब्रश थामे हुए थी। ज्यादातर लोग इन जिद्दी प्राणियों से दोस्ती बनाने की कोशिश करते थे क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता था आर्टिफैक्ट का ट्रस्ट हासिल करने का और उसकी पूरी ताकत यूज करने का। लोग उस ओकरीना की तरफ देखते जो एक लड़की के हाथ में था। डॉक्टर एक वार्ड में खड़ा था जहां मरीज भरे थे, एक नर्स किसी को आईवी दे रही थी। ऐसे रेलिक्स जिनकी सोच उनके मालिक से नहीं मिलती या जिनका कंट्रोल मालिक के हाथ में नहीं होता, धीरे धीरे अपने मालिक को पागल कर देते थे। ये उस गिफ्ट के इस्तेमाल की कीमत होती थी। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से चोर की तरह मॉन्स्टर के पीछे छुरा घोंपा और कहा कि वो धीरे धीरे दोस्ती में वक्त बर्बाद नहीं करेगा जो उसे तबाह कर रही हो, वो रेलिक को अपनी आज्ञा मानने पर मजबूर करेगा। खून फूट पड़ा। जूलियन ने सख्ती से कहा कि या तो वफादार सेवा चुनो या पूरी तरह नाश, क्योंकि उसके लिए बदलने वाला बहुत आसान मिल जाएगा। सांप डर के मारे मुंह खोलकर खड़ा था और आवाज पूछी कि ये क्यों हो रहा है, अगर मॉर्टल्स को चाहिए और उन्हें पूजना चाहिए। अचानक तेज रोशनी लड़के के सामने उभरी, सांप का शरीर गायब हो गया और पानी की छींटें हवा में उठीं। उसके हाथ में एक गोल्डन एक्स प्रकट हुआ। एक पर्पल मैसेज आया कि प्राइमरी आर्कियोलॉजी नाम की बेसिक स्किल अनलॉक हो गई है। नया स्किल देखकर लड़का मुस्कुरा पड़ा। अब उसके पास क्वेस्ट पूरा करने से पहले भी एक स्किल बची हुई थी। उसने देखा कि डोमिनेंस लेवल बढ़ गया है और पर्सुएजन लेवल घटा है। खाली वॉइड में झांकते हुए टूम रॉबर ने क्रो से पूछा कि डोमिनेंस कैसे बढ़ गया और पर्सुएजन क्यों गिरा, लेकिन फिर उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। पीछे से आवाज आई कि आगे कोर है। एजेंट्स ग्रोटो की तरफ दौड़े। अबे बोला कि सब कुछ प्रोफेसी के मुताबिक है। कोने में छिपा प्रोटैगनिस्ट सोचता रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने लाल वायल निकाला। लिंडा ने पूछा कि उसका कॉलीग क्या करने वाला है। अनुरोध सुनाई नहीं दिया क्योंकि वायल गिरकर पॉन्ड में समा गया। कोने से झांकते हुए जियान ने सोचा कि वे बहुत देर कर चुके हैं। एजेंट्स जो ग्रोटो आए थे उन्हें वो बार बार देखने वाले होंगे, इसलिए उसने उन्हें नजर में रखना ठीक समझा। उसने नाइफ निकाला और सोचा कि शायद वहीं एजेंट्स को खत्म कर देना चाहिए। तभी उसके दाएं तरफ पर्पल ग्लो आया और एक स्टेटस विंडो दिखी। नाइफ की ड्यूरेबिलिटी अब 54 यूनिट्स आउट ऑफ 100 थी। यंग मैन सरप्राइज में मुंह खोलकर देखता रहा और समझ गया कि नाइफ ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। कोने से झांकते हुए टूम रॉबर ने सोचा कि शायद रेवन अब और खून नहीं देखना चाहता। आबे ने गुस्से में कहा कि प्रोफेसी में क्लियरली लिखा था कि आर्टिफैक्ट को पॉन्ड में फेंकना है, इसलिए ये सब गलत होना चाहिए। लिंडा आईब्राउज उठाकर डिसबिलीफ में पूछती है कि क्या उसका कॉलीग के पास वास्तव में सियर का रेलिक था। आदमी ने घूरते हुए कहा कि मैटर इररेलेवेंट है और फिर हाथ फैलाकर कहा कि किसी ने यहां आकर रेलिक चुरा लिया है। लड़की ने माथा टेकते हुए याद किया कि उसने रून्स के पास फुटप्रिंट्स देखे थे और महसूस किया कि टूम पहले ही क्लीन कर दिया गया था। तभी आवाज आई और गुस्साए एजेंट्स ने इधर उधर देखा और हवा में एक पत्थर फेंका। प्रोटैगनिस्ट ने ट्रैप काम करते देखा और एक्स को हाथ में थामकर कहा कि अब बाहर निकलने का वक्त है जब तक यह जगह मौजूद है। ग्लोइंग एक्स को आगे रखकर जियान ने रेलिक को कमान दी और टूम को सील करने का आदेश दिया। जमीन एजेंट्स के पैरों के नीचे फटने लगी। आदमी समझ गया कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। वो एग्जिट की तरफ बढ़ा। अबे ने कहा कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। लड़की ने पूछा कि एग्जिट कहाँ है। नीचे से किसी ने सीवर हैच खोला और ऊपर चढ़कर निकला। यंग मैन ने सोचा कि उन्हें एस्केप रूट्स पहले से कंसिडर करना चाहिए था और भीड़ में मिलकर सस्पिशन अवॉइड करने का फैसला किया। जब वो वापस आया तो टूम गायब हो चुका था। घर के लोग जो वहां रहते थे वे काफी देर तक जो देखा उससे संभल नहीं पाए और फिर धीरे धीरे वापस घर चले गए। किम को बुलाने पर उसने मुड़कर देखा, हाथ पॉकेट्स में रखे थे। टूम रॉबर ने पूछा कि उसके दोस्त क्या देख रहा था। आदमी ने बताया कि माउंट गायब हो गया और उसे अविश्वसनीय कहा। मुख्य किरदार ने हाथ हिलाकर कहा कि बस बढ़िया है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। पड़ोसी ने बाद में पूछा कि क्या वो वाकई अंदर जाने वाला है बिना डर के कि रेत फिर से उभर आएगी। लड़के ने कहा कि सब ठीक रहेगा। फोन पर अबे ने गुस्से में पूछा कि उन्हें पहले से क्यों नहीं बताया गया कि सब कुछ कैसे निकलेगा। बेंच पर बैठा जापानीज आदमी बोला कि वो भविष्य में हर डिटेल जानना चाहता है और गुस्से में दांत भी भिंचा। फोन पर आदमी ने बताया कि प्रोफेसी कुछ घंटे पहले ही उभरी थी और लोगों को इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। आबे ने फोन में चिल्लाकर पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और वो बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा था वो क्यों कुछ नहीं कर रहा। आवाज ने कहा कि वो आज मूड में नहीं है। फोन का स्क्रीन ऑफ हो गया। समझते हुए कि उसके कॉलीग्स डिसअपॉइंटेड हैं, फोन पर आदमी ने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा फिर न हो और लॉस्ट टाइम की भरपाई करेगा। आवाज ने कहा कि ये थीफ काफी अनयूजुअल पर्सन है। जापानीज आदमी ने दांत भिड़े और पूछा कि ये किस बारे में है। मेज पर एक प्लेट खाने की और एक बियर की कैन पड़ी थी।
आवाज ने बताया कि प्रोफेसी ने कहा था कि ये व्यक्ति दुनिया को निगल जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने कैन से एक सिप लिया और कंप्यूटर पर बैठ गया। कई टैब्स मॉनिटर पर ओपन थे। लिंग्विस्टिक स्किल की वजह से उसे अलग अलग लैंग्वेजेस में जानकारी पढ़ने की एबिलिटी मिल गई थी। उसने आईब्राउज उठाई और समझा कि इंटरनेट पर टूम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि दुनिया को रिलिक्स के बारे में पता चलने में कुछ समय लगेगा। कीबोर्ड पर बटन्स दबाते हुए उसने कोशिश की कि कम से कम तुन के बारे में कुछ पता चले, पर वहां तुन या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। किम, जो उसके पीछे खड़ा था, ने पूछा क्या वो बस स्क्रिबल्स देख रहा है या वो सच में वहां जो लिखा है समझ रहा है। चारों तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा क्या उसे कुछ पढ़ने की जरूरत है। आदमी ने कहा कि वो बिना भी कर लेगा और सोचा कि वो एक रियल जीनियस के पास रह रहा है। कुर्सी पर मुड़कर उसने पूछा क्या पड़ोसी टीकेएम नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। किम ने कहा नहीं और पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों है। थीफ ने बताया कि उसे टीजून के डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आदमी ने भौहें उठाईं और पूछा कि क्यों डायरेक्टर की जानकारी चाहिए। पीठ खुजलाते हुए थीफ ने पूछा क्या ये उसके फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है और कहा कि वो शायद मदद नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर की तरफ मुड़ते हुए मेन कैरेक्टर ने कहा कि वो क्विट कर चुका था। पड़ोसी ने सरप्राइज में पूछा कि ये कैसे हुआ और वो टीकेवी का डायरेक्टर क्यों चाहिए। जियन सोचते हुए कीबोर्ड पर हाथ रखकर समझने लगा कि वो कैसे जुन के बारे में और पता कर सकता है। किम ने उसे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस पूछे। तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी बड़ी साइन वाली बिल्डिंग से गुजरा। कमरे में दो मर्द कचरा साफ कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। काले पीले शर्ट वाला आदमी हाथ फैलाकर बोला कि वे बिजनेस को नहीं समझते पर फिर भी परिवार को खाना खिलाना पड़ता है। हाइन सिगरेट में ठूसते हुए मुंह सिकोड़कर बोला कि वो जियान को फिर देखेगा तो उसे पीट देगा, क्योंकि सब उसकी वजह से हुआ। हयन ने घूमकर कहा कि वे प्रोटैगनिस्ट को सच में धकेल दें। जैसे ही उसका साथी ने सजेशन दिया कि वे सच में जूलियन को धक्का दें, ब्लॉन्ड आदमी अपने माथे को छूकर बोला कि वो हमेशा सही है और बॉस को अवेंज करना चाहिए। अचानक उसने झुर्रियां दिखाईं और रिंगिंग फोन देखकर शॉक हुआ। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट लिटो लिखा हुआ था। हाइन ने डिवाइस दोनों हाथों से पकड़ा और चिल्लाकर शॉक जताया। काले बाल वाला आदमी बोला कि उठाओ फोन। ब्लॉन्ड आदमी ने फोन पसीने से चिपटी शक्ल पर लगाया और हिचकते हुए कहा हेलो। फोन पकड़े हुए लड़के ने पूछा क्या हेयन तेजी से कॉल उठा सकता है। ब्लॉन्ड आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा कि प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहा है। वो जोर से चिल्लाया कि वो उसे ढूंढ निकालेगा, लेकिन जियान ने उसे चुप रहने को कहा। लड़का कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया और बोला कि उसके पास पुरुषों के लिए एक प्रस्ताव है। हायन ने एक हाथ मेज पर रखकर चिल्लाया कि वे अभी बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की वजह से उनकी कंपनी खत्म होने के कगार पर है। जियान ने कहा कि सब कुछ फिर भी सुधारा जा सकता है। उसने आंखें बंद कर मुस्कुराया और कहा कि वो उन्हें एक काम पर रखना चाहता है और उसे अपने लोगों की जरूरत है मेस में। प्रोटैगनिस्ट ने रात में एक शहर की कल्पना की और म्यूस को दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस मान लिया, जहां सबसे बड़े ट्रेजर्स और वैल्यूएबल्स मिलते हैं। बॉक्सों में सोने के आभूषण थे और जियान ने सोचा कि टीजुन समय समय पर वहां से हाईएस्ट क्वालिटी रेलिक्स लेने आता है और इसलिए उसे वहां अपने लोग चाहिए। वो मुस्कुराया और फोन को कान पर रखकर बोला कि उन्हें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक पर्सन हैंडल करना है और जल्द से जल्द कर देना। उसने एक काली सूट में आदमी का नाम बताया और कहा कि उस व्यक्ति का नाम जेक कैमन यानी जेके हो सकता है, जो कि जियान को लगता था कि टीजुन के कई एलियसेस में से एक है। हेन ने भौहें सिकोड़कर कहा और दांत भींचा, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे तुन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए और उसने धमकी दी कि अगर वे उसे डिसीव करने की कोशिश करेंगे तो उसे सजा मिलेगी। ब्लॉन्ड आदमी ने थप्पड़ मारने जैसा आवाज से मेज पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाया कि क्या प्रोटैगनिस्ट जानता है कि मिडास लास वेगस में है, जहां कुछ गुंडे भी नहीं पहुंच पाते। जियान ने कहा कि अब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं रही। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि लोग फ्री हैं रिफ्यूज करने के लिए, पर वो इस काम के लिए बहुत पैसे देगा। जियान ने फोन हटाया और हायन चिल्ला रहा था, पूरा जोर लगाकर कि वो उसके छोटे मोटे पैसे के हाथों में नहीं फंसेंगे और सब कुछ खुद हासिल करेंगे। ब्लॉन्ड आदमी ने अपनी आईब्राउज उठाई और पसीना आने लगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बस काम रहकर कहा कि क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, उसे उन्हें थोड़ी और कन्विंसिंग करनी पड़ेगी। हायन के टीथ ग्रिट हो गए, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद पिछली बार उन्हें पता नहीं था कि अब चीजें बदल चुकी हैं। इस बार वो खुद जाकर उन्हें हरा देगा, जब तक कि वो खुद काम करने के लिए तैयार ना हो जाएं। ब्लॉन्ड आदमी का वॉइस डर से कांप रहा था। वो बड़बड़ाया कि अभी खत्म नहीं हुआ, जियान को वेट करने को कहा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बस मुस्कुराकर उन्हें फेयरवेल कहा, फिर ब्राउन बैकपैक पहना और कैजुअली कहा कि ये इंटरेस्टिंग है, अब वो एक और टूम हैंडल करेगा, जबकि बाकी लोग तीजून के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाएं। रात हो चुकी थी। सड़क पर कारें चल रही थीं, लोग शॉप्स के पास से गुजर रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी, जिसमें एंकर बता रही थी कि कल रात शहर के बीचों बीच एक महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। प्रोटैगनिस्ट ब्लैक हेयर वाला शॉप के पास रुककर सोच रहा था कि ये किसी रेलिक के आने का संकेत है।
उसके फेस पर सीरियसनेस थी, वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी डबल चेक करना जरूरी समझ रहा था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक डार्क हेड आदमी चिल्ला रहा है, डिमांडिंग कि वो हट जाए क्योंकि वो व्यू ब्लॉक कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया कि ये आदमी यहां क्या कर रहा है, लेकिन एक बात कंफर्म थी, उसने डेफिनेटली उसे टूम में देखा था। जियान ने अपनी आईज नैरो की, लिप्स पर्स किए और इंटरनली सोचा, इंटरेस्टिंग। अबे हाथ अपने वेस्ट पर रखकर गुस्से में शेक कर रहा था और प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि वो बस यहां घूम रहा है, लेकिन जल्द ही कहीं नियर बाय एक नया टूम जरूर होगा। जान ने मुस्कुराते हुए कंक्लूड किया कि जापानीज डिवीजन सियर के साथ काम कर रही है और उन्हें पता है कि नेक्स्ट मिशन कहां होगा। मान आईब्राउज रेज करके सरप्राइज हुआ और जब प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि उसने क्या कहा तो उसने हाथ अपने चेस्ट पर रखा और मुस्कुराया, पूछते हुए कि क्या जियान भी जापानीज है। प्रोटैगनिस्ट ने इंटरनली सोचा कि लिंग्विस्टिक स्किल्स का फायदा तो यही है। आबे पसीना बहा रहा था, फ्रोजन हो गया, जबकि जूलियन मुस्कुराते हुए बोला कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं समझ रहा, लेकिन उसे देखना चाहिए था कि प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो जापानीज जानता है। जोहान मुड़ गया मुस्कुराते हुए और आदमी गुस्से में चिल्लाया कि मजाक नहीं करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने सोडा का कैन टॉस किया और स्मर्क के साथ कहा कि आबे ने ही रूडनेस शुरू की थी। आबे चिल्लाया कि क्योंकि हुआन लोगों के रास्ते में खड़ा था। जियान कैश रजिस्टर की तरफ बढ़ा और आदमी उसका पीछा करता रहा, पूछते हुए कि क्या वो जानता है कि कौन है। एबे ने एक फिंगर उठाया और एंगर में येल किया। जियान ने महसूस किया कि पावरफुल ऑरा है आदमी में और वो अपनी रेलिक को हाइड करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। प्रोटैगनिस्ट ने स्मर्क किया जब एबे उसे बाहर बुला रहा था, सोचते हुए कि शायद वो उसकी रेलिक स्टील करने की कोशिश करेगा। आदमी ने हुआन के शोल्डर पर हाथ रखा। प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर स्मर्क किया, सोडा खोलकर ड्रिंक स्ट्रेंजर के फेस पर गिरा दी। स्ट्रेंजर्स ने टीथ ग्रिट किए, वेट चीक वाइप किया और चिल्लाया कि जियान ट्रबल मांग रहा है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और कहा कि एक्सीडेंट था, क्लोथ्स ब्रश कर रहा था, सॉरी बोलते हुए कि शायद जार बहुत जोर से शेकन हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने पॉकेट में हाथ डाला और फ्राउंड, लगा कि ये स्मॉल ब्रेसलेट है, लेकिन अब स्टील करना बहुत ऑब्वियस होगा। जियान लीन्ड ओवर मुस्कुराया और कहा कि वो लॉन्ड्री के पैसे देने को तैयार है, लेकिन लास्ट मनी ड्रिंक में चला गया। इसके अलावा ये एक्सक्यूज बन सकता था स्ट्रेंजर के लिए कि वो अपने रगड़ वाले कपड़े फेंककर कुछ अच्छा खरीद ले। स्ट्रेंजर ने पजल्ड लुक से प्रोटैगनिस्ट को देखा। अचानक दोनों ने लाउड साउंड सुनी। क्राउड फ्रोज, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पासर्स भी गिरने और स्क्रीम करने लगे, भागने और खुद को बचाने के लिए। प्रोटैगनिस्ट ने स्मर्क के साथ सोचा कि नया टूम खुल गया है। जियान भागा, आबे मुस्कुराया और कहा कि सियर फिर से सही था। केओस का फायदा उठाने के लिए जल्दी से उसने फोन निकाला और देखा कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आदमी शॉक में खुला मुंह जब फोन वाले ने कहा कि जो बच्चा 2 एक्सेस वाले टूम को क्लियर कर चुका था वही फिर से उनके रास्ते में होगा। एबे ने याद किया कि हुआन ने उस पर ड्रिंक स्पिल किया था और समझा कि ये वही व्यक्ति है प्रोफेसी में। लोग जल्दी भागे, जमीन पर गिरते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एबे फोन पर बात कर रहा था और इंटरलोक्यूटर ने कहा कि अल्कोहलिक बेवरेजेस से बचें। आबे ने टीथ ग्रिट किए, आईब्राउज फरो किए और रियलाइज किया कि ये वही आदमी है प्रोफेसी वाला। आबे भागा, लाउडली कर्स करते हुए, शाउटिंग की जियान पहले ही एस्केप कर चुका है। आदमी तेजी से लोगों के बीच से दौड़ा, शाउटिंग की उसे प्रोटैगनिस्ट को रोकना होगा और हर डिटेल चाहिए पिछले प्रोफेसी से। जियान ने पीछे मुड़कर कहा कि उसे अनईजी फील हो रहा है, हाथ पॉकेट्स में रखे, देखा कि लोग दौड़ रहे हैं। उसने कहा कि ये रेलिक उसकी नर्व्स पर चढ़ेगा। आबे ने गन उठाया और लाउडली ऑर्डर किया कि प्रोटैगनिस्ट मूव मत करे या शूट कर देगा। जियान आदमी के सामने रुका। आदमी ने कहा कि बैकपैक खोलो। आबे का फेस रेज में ट्विस्टेड, येल किया कि इस बार वो हार नहीं मानेगा। प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर देखा, पर्पल स्क्रीन्स हवा में अपीयर हुई, सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि अननोन अप्रोच कर रहा है। येलो स्ट्राइप जमीन पर दिखाई दी। जियान ने आर्म्स क्रॉस किए, टीथ ग्रिट किए, चारों तरफ ब्लाइंडिंग लाइट फैल गया। येलो फ्लैश सिटी को इल्यूमिनेट कर रहा था। शार्प ब्लेड्स वॉल में स्टिक हो रहे थे। लोग जमीन पे बैठे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने फोरहेड छुआ, आइज क्लोज की, टीथ ग्रिट किए और सोचा कि सब डेंजर में हैं। ये रेलिक क्लियरली ब्लड थर्स्टी था। जियान ने ब्लेड्स देखे, सोचा कि ये टूम ममासा का है, डेडली कटाना का होम। उसने इमेजिन किया कि ममासा, फेमस स्वॉर्ड्समैन और ब्लैकस्मिथ, मिराची पीरियड में जापान में रहते थे। ममासा स्कूल ऑफ वेपन्स के फाउंडर थे। उनके ब्लेड्स के मिस्टिकल स्टोरीज थे। प्रोटैगनिस्ट ने इमेजिन किया फाइट बिटवीन 2 पीपल और सोचा कि एक स्टोरी थी शोगन टोकुगावा यासु को कर्स करना। पीपल स्वॉर्ड्स उठाने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने पर्पल स्क्रीन्स देखे, सोचा कि रेलिक इनक्रेडिबल हेट्रेड रखता है ह्यूमैनिटी के लिए। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि प्रोटैगनिस्ट ने रेलिक अटेंशन अट्रैक्ट किया है, स्लाइट इंजरी हुआ, ट्रीटमेंट चाहिए। जियान ने जैकेट स्लीव्स रोल की, वूंड्स देखे और कहा कि टूम क्लीन करना जरूरी है। एबे पीछे आया, स्मर्क के साथ रिमाइंडेड कि उसने ऑर्डर दिया था मूव मत करने का। आदमी गन लेकर बोला कि बैकपैक खोलो। जियान आर्म्स वाइड फैलाए, सोचते हुए कि आबे बहुत पुशी है।
प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि रॉबरी है, वो लिसन नहीं करेगा। मान ने स्मर्क किया, बोला कि स्टॉप एक्टिंग अप। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, कहा शूट करो। एब टीथ ग्रिट किया, वर्ड्स रिपीट किए। मान ने गन लोअर किया, लाउडली येल किया कि प्रोटैगनिस्ट नहीं जानता कि वो किस में फंस रहा है। जैबेड ने लेग में शूट किया, सडन फ्लैश ऑफ लाइट हुआ, मान अचानक रुका, वेपन गिराई, स्मोकिंग हैंड पकड़कर लाउडली कर्स किया। जूलियन मुस्कुराया, प्रोटैगनिस्ट ने हैंड्स पॉकेट्स में डाले और कहा कि टूम में रूल्स हैं, मॉडर्न गन्स काम नहीं करते। एबे फ्राउंड, पूछा कि जियान कैसे जानता है। अब ऑलमोस्ट 100% श्योर था कि वही उसने कल उनकी रेलिक ली थी। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म किया, आबे को क्लोथ्स पकड़कर खींचा। जियान ने स्मर्क किया, कहा कि एक्सेस भूल जाओ। मान ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में लेट गो कहा। एबे टीथ ग्रिट किया, फ्राउंड। प्रोटैगनिस्ट बोला कि वो छुटकारा पाएगा। जियान ने आबे को जमीन पर स्लैम्ड किया, पेनफुल साई निकली। मॉन्स्टर्स ने आदमी को घेर लिया। वो हॉरर में देखा, पूछा कि ये कहां से आए। प्रोटैगनिस्ट ने स्मर्क किया, कहा कि शायद वो एबे फिर से देखेगा। मॉन्स्टर्स ने हाथ फैलाए। जियान भागा। मॉन्स्टर ने एबे की थ्रोट पकड़ ली। वो टीथ ग्रिट करके हिस किया कि वो प्रोटैगनिस्ट को मार देगा। पीपल फियर में थे। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि पैनिक मत करो। किसी ने जापानीज बोला। अबे जमीन पर हेल्प के लिए चिल्लाया। मैन एंड ब्लैक टर्न्ड, दूसरों ने कहा कि एब डेंजरस है क्योंकि उसके पास गुण है। एबे ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने क्राउड को बताया कि वो मेन ऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम जापान है। पीपल ने डिसबिलीफ में देखा। प्रोटैगनिस्ट ने फोन उठाया, सोचा कि उसने कौन सा ट्रिंकेट चुराया। उसने आबे को क्लोथ से पकड़कर पॉकेट्स चेक किया। प्रोटैगनिस्ट खुश हुआ कि ह्यूमैनिटी टूम्स के बारे में कम जानता है, ये उसके फेवर में था। जियान ने ब्रेसलेट और केक निकाले, माउथ कॉर्नर उठाया। ब्रेसलेट देखा, कहा कि ये कोरियन फेरी टेल से है, ब्रदर और सिस्टर सन और मून बने। प्रोटैगनिस्ट ने इमेजिन किया वुमन प्रेडेटर से भाग रही, टाइगर उनकी मां को राइस केक्स के लिए मारता। वुमन रोप पकड़ती, जियान सोचता कि टाइगर भी लड़कों को मारने आया, लेकिन रोप से डिसेंड होकर वे बच गए। प्रोटैगनिस्ट फ्राउंड, पर्पल स्क्रीन्स देखा, सोचा कि ये शायद पावरफुल रेलिक नहीं है, लेकिन यूजफुल हो सकता है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, नया टाइटल और स्किल अनलॉक हुआ, बेसिक स्किल स्लाइड ऑफ हैंड अवेकन हुआ। पर्पल स्क्रीन्स जियान को घेर रही थीं। उसने कहा कि अब सभी 4 स्किल्स अवेलेबल हैं। दर्द हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का है। रेलिक्स के साइड इफेक्ट्स गायब थे। पुलिस चिल्लाया, पुलिस स्टेशन में लड़ाई मत करो। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ उठाकर कहा, मैं कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता ऑफिसर्स, ये तो बड़ी गलती कर दी। पैसे देने से अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना सोच लिया। प्रोटैगनिस्ट इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए, जब रेलिक्स आएंगे तब क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसी चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। लोग बार्स के पीछे बैठे थे और उसे यकीन था कि दुनिया केओस और लॉलेसनेस में डूब जाएगी। वॉन फर्श पर बैठा था, दीवार से टिककर। सामने जमीन पर पड़ा एक आदमी लेटा हुआ था। वो सोच रहा था, सिर्फ कॉम्बैट स्किल से काम नहीं चलेगा, आर्कियोलॉजिकल रेलिक ढूंढने का तरीका जल्दी ढूंढना होगा। अचानक पर्पल हेज सामने आया। उसकी आंखों के सामने लिखा आया, टूम रेडर। वो शॉक्ड रह गया। ये टेक्स्ट आया कहां से? उसने खुद को सिर पर मारा, सोचते हुए शायद आंखें खराब हो गई हैं। फिर एक डिस्क्रिप्शन हवा में उभरा, पैथेटिक पिक पॉकेट जो एक फावड़ा तक यूज नहीं कर सकता। रॉबर उठ खड़ा हुआ और सोचा, ये जरूर रेलिक या क्रो का काम है। उसने सिर हिलाया और बड़बड़ाया, क्या क्रो मुझे देख रहा है? पर्पल विंडोज उसके चारों तरफ पॉप अप होने लगे। एक विंडो में लिखा था, बेसिक स्किल्स। अभी तक सिर्फ रिकनेसेंस था, जिससे 1 मीटर रेडियस तक ऑब्जर्व किया जा सकता था। विंडो देखकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से में कहा, सीरियसली? क्रो सोचता है मेरी लाइफ एक गेम है? ग्लो देखते ही उसने चारों तरफ देखा। फिर एक नया टास्क सामने आया, 4 बेसिक स्किल्स एक्टिवेट करो, तभी फुल फ्लेज टूम रॉबर बन पाओगे। पुलिसमैन बार्स के पास आया और बोला, चुप रहो, नॉइज मत करो। प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया, स्टेटस विंडोज सिर्फ वही देख सकता है। वो कॉर्नर में उदास होकर बैठा, सोचते हुए, अभी 1 मीटर तक सब कुछ डिटेल में देख सकता हूं, लेकिन ये स्किल आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स के इफेक्ट जैसा ही है। फिर उसने सोचा, अगर मेरी सारी पुरानी स्किल्स इसी मोड में है तो और भी स्किल्स अनलॉक हो सकती हैं। उसने ग्रिन किया, कन्वीनियंट है, रेलिक्स लेने की उतनी जरूरत भी नहीं। वो क्रो के इरादों पर शक करने लगा। सोचा, रेलिक्स कभी भी लोगों की हेल्प बिना प्राइस के नहीं करते। किसी ने उसका नाम पुकारा। बार्स के पीछे से एक आदमी हाथ हिलाता दिखा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उस आदमी ने कहा, ये स्कूल बॉय बड़ा ही हार्डन्ड क्रिमिनल है। स्माइलिंग युंगू ने समझाया, इस स्कैमर के और भी विक्टिम्स हैं, मैं हैंडल कर लूंगा। जूलियन मुस्कुराया और अपने दोस्त को थैंक किया। डिटेक्टिव ने ऑर्फन होने के बाद उसे फैमिली जैसा ट्रीट किया था।
आईब्रोज उठाते हुए डिटेक्टिव ने पूछा, थैंक किस लिए? प्रोटैगनिस्ट हंस पड़ा। 15 साल पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया था कि युंगू इतना यंग लगता था। सीरियस होकर उसने पूछा, कोई पैरानॉर्मल फिनोमेना या सुपरनैचुरल पावर्स की रिपोर्ट आई है? डिटेक्टिव हंस पड़ा, तू नशे में तो नहीं? वैसे मेरी वाइफ के पास जरूर सुपरनैचुरल पावर है, हर बार मेरा स्टैश ढूंढ लेती है। थीफ को समझ आ गया, अभी रेलिक्स के मालिकों की कोई खबर नहीं है। युंगू ने शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, घर जा, आराम कर। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तय किया, अब एक्ट करने का टाइम है। उसके पास स्किल्स का फायदा था, प्लान सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी हाई थी। एली में जाते हुए जियान ने सोचा, मेन प्रॉब्लम है मनी की। बेस्ट रेलिक्स तो यूरोप और अमेरिका में मिलते हैं। सोचा, फ्लाइट का पैसा कहां से आएगा? तभी किसी ने नाम पुकारा। स्मर्किंग एक आदमी बोला, काम करने की बजाय इधर उधर घूम रहा है। पीछे फॉर्मल सूट्स पहने लोग खड़े थे। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड रह गया, इन्हें तो वो जानता था। स्माइल करते हुए उसने सोचा, सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। केंटी ने फ्राउन करके पूछा, सबॉर्डिनेट अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं किया? फिर उसने खुद को और अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस किया। थीफ को याद आया, ये वही आर्ट डीलर भाई बहन थे जिन्होंने आर्ट गैलरी खोली थी। हाई स्कूल के टाइम उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए बॉक्सेस उठाने का काम इनके लिए करता था। बॉस ने उस पर चिल्लाया, ये जॉब छोड़ने का सवाल ही नहीं। 25 तक उसे वही काम करना पड़ा। वो काम तो सबकी तरह करता था, पर रिस्पेक्ट जीरो। उसके साथ एक डॉग जैसा व्यवहार होता था, शॉर्ट लीज पर रखा जाता, सैलरी कटने की धमकी दी जाती। ब्लॉन्ड बॉस ने चिल्लाकर पूछा, क्यों चुप है? फिर उसने घूंसा मारा। प्रोटैगनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा, खींचा और जोर से मारा। बॉस का मुंह खून से भर गया और वो गिर पड़ा। गैंग मेंबर्स शॉक्ड रह गए। हुआन ने स्टर्नली बोला, बॉस को कह दो मैं अब उसके लिए काम नहीं करता। गैंग लीडर हंसा, थिंग्स विल ओनली गेट वर्स। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने ग्रिन किया और कहा, पहले मेरा सैलरी और सेवरेंस पे दो। गैंग स्टन्ड रह गए। बॉस ने फिर घूंसा चलाने की कोशिश की, पर प्रोटैगनिस्ट ने फेस पर पंच मारा। खून बहने लगा। उसने दुश्मन का सिर पकड़कर अपने घुटने से मारा। गैंग मेंबर्स घबरा गए। ब्लॉन्ड ने डरकर पूछा, यह हुआ क्या है? गैंग ने एक साथ अटैक किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने एल्बो और किक से उन्हें गिरा दिया। वो ग्रिन करके बोला, मुझे अपने पुराने कॉलीग्स पे तरस आ रहा है। जल्द ही लाइफ और भी मुश्किल होने वाली है। तभी केंट ने नाइफ निकाला। उसने कहा, हमने तुझे अडॉप्ट किया, रेज किया और तू हमें ही बिट्रे कर रहा है। नाइफ देखकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। ये तो रेलिक था। नाइफ की चमक से स्पार्क्स निकले। रेलिक से उसे लोगों के अंदर तक दिखने लगा, स्केलेटन्स और मसल्स की तरह। गैंग मेंबर्स ने अटैक किया, पर प्रोटैगनिस्ट का शरीर हवा जैसा डिसॉल्व होने लगा। अचानक वो सामने आया और उनके शोल्डर्स काट दिए। गैंग शॉक्ड रह गए। वो गायब हो गया था। प्रोटैगनिस्ट ने नाइफ दिखाकर कहा, अभी सिर्फ कट किया है, पैसा दो वरना और बुरा होगा। गैंग ने डरकर पैसा दे दिया। स्टार्स चमक रहे थे, सिटी की लाइट्स जल रही थी। दूसरी तरफ केंजो फोन पर चिल्ला रही थी। उसने पैसे और बुद्धा स्टैचू दोनों ले लिए। पॉन शॉप में अप्रेजर ने स्टैचू देखकर बोला, ये 50,000 से ज्यादा का नहीं है, घर की शेल्फ पर रखो बस। प्रोटैगनिस्ट ने आईब्रो उठाया, स्ट्रेंज। केंटी तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये मिलियंस की वैल्यू रखता हो। बुद्धा से पर्पल एनर्जी निकल रही थी। जियान ने अपनी भावों को उठाकर सरप्राइज में देखा जब उसके सामने एक नोटिस अपीयर हुआ। हवा में लटक रहा विंडो बोल रहा था कि स्टैचू के अंदर एक सस्पिशियस एंटिटी डिस्कवर हुई है, थैंक्स टू रिकॉनेसेंस स्किल। नोटिस को स्वाइप करने की कोशिश करते हुए लड़के को समझ आ गया कि बुद्धा के अंदर कुछ तो है। स्टैचू को हिलाते हुए और अजीब आवाज सुन के उसको पूरा यकीन हो गया कि कैंगपी को 50,001 के चीज की टेंशन नहीं होगी। दूसरे हाथ में चक्कू लेकर यंग मैन ने डिसाइड किया कि अंदर देखना ही पड़ेगा। इम्पैक्ट से स्टैचू छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। एक रैंडम पासर बाय ने यह देखकर सरप्राइज में अपना मुंह खोल दिया। एक लिक्विड की बोतल फ्लोर पर गिर गई। उसको उठाते हुए फीफ ने रियलाइज किया कि यह एक लिक्विड ड्रग है जो सिगरेट पर ड्रिप करके स्मोक किया जाता है। उसके पीछे एक आदमी ये सब देख रहा था। अपने आसपास देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये ड्रग काफी एक्सपेंसिव होगा और समझ गया कि कैंगटी अपनी लिविंग ड्रग ट्रैफिकिंग से कर रहा है। स्ट्रीट पर चलते हुए और बॉटल देखकर उसने अस्यूम किया कि उस आदमी के सारे एग्जिबिट्स ड्रग से भरे हुए हैं। फोन को कान पर लगाते हुए जियान ने अपने फ्रेंड को कॉल किया।
एक ब्यूटीफुल सनसेट आ रहा था और ड्रग स्मगलिंग रिपोर्ट करने का रिवॉर्ड लगभग 100 मिलियन था। शाम हो रही थी, ऑफिस में लाइट्स ऑन थी और कोई प्रेसिडेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन वैसी नहीं है। पिटिफुल फ्राउन के साथ केंजू ने फोन पर कहा कि गुड्स रेडी नहीं है और उन्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए क्योंकि कोई उनको फॉलो कर रहा है। फोन से चिल्लाहट आई, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टर्न अवे होके अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि जल्दी कांटेक्ट करेगी। एक आदमी उसके पीछे बैठा था, फ्राउनिंग। उसने कर्स करते हुए बोला कि उसके पास सारा पैसा रखने का रीजन नहीं है। पीछे कुछ सुन के केंजू ने पीछे देखा और अपने भाई को देखा। वुमन ने पूछा कि वो कहाँ है और क्या उन्होंने बुद्धा वापस किया। केंटी हैंडकफ्स में था, दो ऑफिसर्स उसके पीछे खड़े थे। बैटर्ड फेस वाले आदमी ने कहा कि सिचुएशन और वर्स नहीं हो सकती। लड़की ने पूछा क्या हुआ और स्वेट कवर्ड फेस के साथ युंगू ने अपना आईडी दिखाते हुए एक्सप्लेन किया कि इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का रिपोर्ट है। केजू ने अपने आर्म्स स्प्रेड करते हुए कहा कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो आर्ट ट्रेड करते हैं, बैग में बॉटल पकड़ते हुए। डिटेक्टिव ने स्माइल करते हुए कहा कि उनके पास एविडेंस है और ये फनी है कि सीआरआई क्रायल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। उसने बोला कि ये सिर्फ शुरुआत है और पूछा कि बाकी ड्रग्स वेयरहाउस में हैं क्या। वुमन ने डिस्प्लेजर में अपनी टीथ ग्रिट की, लोअर लिप बाइट की और सोचा कि पुलिस को वेयरहाउस के बारे में पता चल गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हर वेयरहाउस का अपना एक्सेस कोड है। हैंड्स ऑन हिप्स रखते हुए गर्ल ने कहा कि इनोसेंट लोगों पर फॉल्स एक्यूजेशंस मत लगाओ जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो। फ्राउनिंग, केजू ने कहा कि पुलिस का भी राइट नहीं है किसी के बिजनेस में इंटरफेयर करने का। प्रिजनर के आंसू निकल आए। यू के रेडियो से आवाज आई कि ह्वान आर्ट गैलरी के सारे 600 एग्जिबिट्स में ड्रग्स मिल गए हैं। पुलिसमैन ने क्रिमिनल को हैंडकफ किया। वुमन ने मेनेसिंगली फ्राउन किया और पूछा कैसे स्टोरेज रूम्स खोले अगर हर एक का अलग पासवर्ड था। स्माइलिंग, डिटेक्टिव ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि उनके पास अपने मेथड्स हैं और किसी ने इनसाइड से कोऑपरेट किया। प्रोटैगनिस्ट वेयरहाउस में पुलिस के बाद एंटर हुआ। एम्प्लॉय ने अपनी उंगली पॉइंट की और कहा कि ये रूम क्लोज्ड है। जूलियन ने पीछे देखा और डोर के पास अप्रोच करते हुए पासवर्ड एंटर किया। पीछे खड़ा आदमी पूछा कि कैसे सब डोर्स ओपन किए। लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि उसकी मेमोरी फिनोमिनल है और वही उसका टैलेंट है, इसलिए केंजू ने एम्प्लॉय का यूज करना चाहा। एक यंग मैन वर्क क्लोथ्स में बॉक्स पकड़ के खड़ा था। शुरुआत में काम करना हार्ड था क्योंकि वेयरहाउसेस के पासवर्ड्स अलग थे। तब सस्पिशियस नहीं लगा पर अनोइंग था। एम्प्लॉई ने पेपर उठाया और सब पासवर्ड्स याद किए। फेस पे ग्रिन आ गया, उसने सोचा कि कभी काम आएगी नहीं। पुलिस कॉन्फिडेंट होकर वेयरहाउस एंटर हुई। आईब्रोज निट करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। पुलिस को देखते हुए ग्रिन करते हुए जियन ने डिसाइड किया कि वो रेलिक्स हंट स्टार्ट कर सकता है जब रिवॉर्ड मिलेगा। बॉटल हाथ में लेते ही ऑफिसर ने रियलाइज कि यहां ड्रग्स है। उसके कॉलीग ने कहा कि डीलर्स काफी ओवर कॉन्फिडेंट है। स्माइलिंग ऑफिसर ने कहा कि स्टूडेंट ने सही किया। आईज क्लोज करते हुए लड़का बोला कि हेल्प करके खुशी हुई। उसने पुलिस से एक फेवर मांगा। आदमी सरप्राइज में देख रहा था। हाजू ने चिल्लाकर कहा कि इसमें पॉइंट नहीं है और उसको रिलीज कर दो। पुलिस जब उसके आर्म्स पकड़ रहे थे, यांगू ने फोन उठाया जब फ्रेंड ने कॉल किया और रिक्वेस्ट सुना। डिटेक्टिव की रिक्वेस्ट सुन के वुमन ने टीथ क्लेंच्ड और फोन रिसीव किया। आदमी ने फोन दिया और कहा कि असिस्टेंट कुछ बताना चाहता है। लड़के ने कहा कि उनको बेटर ट्रीट करना चाहिए था। बॉस ने डिस्प्लेजर में आईज नैरो की। फॉर्मर एम्प्लॉई ने कहा कि वेजेस टाइम पर पे करनी चाहिए थी। माउथ वाइड ओपन, किंजू ने पूछा क्या ये सब उसकी वजह से हुआ। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करते हुए समझाया कि वेयरहाउसेस के पासवर्ड्स ज्यादातर चेंज करते रहना चाहिए था। वुमन ने एंगर में ब्राउज फरो किए और पुलिस के हाथों से फ्री होने की कोशिश की, चिल्लाती हुई कि वो अनग्रेटफुल एम्प्लॉई को मार देगी। नाइट गिर चुकी थी, कुछ विंडोज लिट थे। जीएन स्ट्रीट पर वॉक करते हुए सोच रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैसेज का साउंड आया, फोन निकाला। स्क्रीन पे मैसेजेस यंग वू के थे जो अपने फ्रेंड को प्रेज कर रहा था और बोला कि जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा इन्वेस्टिगेशन हेल्प करने के लिए। स्माइलिंग, लड़का ने मैसेजेस रीड किए और सोचा कि फ्रेंड हमेशा केयर करता है। फोन रखकर स्ट्रीट पर वॉक कंटिन्यू की।
यंग मैन ने डिसाइड किया कि वो स्टार्टअप कैपिटल लेगा और टूम सर्च कर पाएगा, फिर फ्रेंड को वरी नहीं करना पड़ेगा। फ्राउनिंग, उसने टूम का फेस इमेजिन किया और प्रॉमिस किया कि डील करेगा। सडनली रॉबर के आईज वाइड हुए। लड़का हिल पे खड़ा था और आगे देखा, ह्यूज सैंड माउंटेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कवर कर रहा था। मेन कैरेक्टर ने पूछा कि उसका घर कहाँ गया। ह्यूज टूम्ब पूरी नेबरहुड के जगह अपीयर हो गया। वुमेन टीयर्स बर्स्ट करते हुए समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। दो आदमी क्वारल करने लगे। एक गर्ल चाइल्ड अपनी आर्म्स में पकड़ के नेबर्स से बोला, चिल्लाओ मत। एक रेजिडेंट बोला, कैसे नहीं चिल्लाया जा सकता ऐसे सिचुएशन में। ओल्ड मैन फ्राउंड और पूछा, एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म आदमी हाथ उठा के बोला, सब काम हो जाओ। यंग मैन क्राउड के बीच से वॉक करते हुए सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। सोचा ये लोग अंडरस्टैंडेबल है, पर ऐसे सिचुएशंस और फ्रीक्वेंट होंगी जब तक वर्ल्ड केओस में नहीं गिरता। प्रोटैगनिस्ट को याद आया लास्ट टाइम कैसे हुआ। केंटी ब्लॉन्ड के पास स्मोकिंग करते वक्त वर्किंग डे के फोन इन्फो मिली, लेकिन घर वापस आके जियान ने कुछ अनयूजुअल नहीं देखा। रेजिडेंशियल विंडोज लाइट्स ऑन थी और सैंड नहीं था। आईब्राउज रेस करके साई किया, रिलीफ मिला। मतलब कोई टोम्ब को कुछ आवर्स में क्लियर कर चुका। पैनिक में लोगों को देख के सोचा कि वो क्राउड में है और उसको रेलिक तक नहीं पहुंचने देना। किसी ने मिलिट्री से बोला, शूट मत करो। यंग मैन पीछे देखा। कैमोफ्लाज सोल्जर ने मशीन गन अनार्म्ड आदमी पे पॉइंट किया। थीक ने रिकॉग्नाइज किया, नेबर है ये। सोल्जर फ्राउंड और लाउडली सिविलियंस को बोला, शट अप, पैनिक मत करो, वही रहो। प्रोटैगनिस्ट ने उसको चिन पे किक किया। सोल्जर गिर गया। लोग शॉक में माउथ खोल दिए। किम सरप्राइज में फ्रेंड को देखा। जियान ने पूछा, सोल्जर को कैसे इतनी हिम्मत मिली मशीन गन वेव करने की। स्माइलिंग, उसने नेबर से कहा, लॉन्ग टाइम नहीं मिले। आदमी कंफ्यूज्ड, रिसेंटली ही मिले थे। सोल्जर उठा, हेड क्लच किया। पीछे खड़ा गाय पूछा, एवरीथिंग ओके? सोल्जर ने चिन वाइप किया और अपोलोजाइज किया, नहीं पता क्या हुआ। स्वेट ड्रॉप फेस पे गिर रही थी। हैंड्स ऑन हिप्स, यंग मैन पूछा, आर्म्ड फोर्सेस कैसे आए इतनी जल्दी? कंसर्न्ड की मिलिट्री टूम्स के बारे में जानती है क्या?